देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फेडरेशन। फेडरेशन आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ले डाउन कर दी हुई है। इसकी रीजन एक दफा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फेडरेशन का हमारे पास एक डिबेट का लॉजिकल आंसर भी होना चाहिए। पाकिस्तान 4 यूनिट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। अब 4 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि अनइक्वल है, ठीक है। एक यूनिट है पंजाब, जो कि है जी आपका 52% पॉपुलेशन पे। एक यूनिट है आपका सिंध, जो कि है आपके पास 22% पॉपुलेशन पे। देन एक यूनिट है आपका केपी के, जो कि है आपका 18% पॉपुलेशन में। एक यूनिट आपका है बलोचिस्तान, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 6% पॉपुलेशन। अब फेडरेशन का मकसद जो होता है, फेडरेशन किसी भी मुल्क में इसलिए स्टैब्लिश की जाती है ताकि जो ये इनको एक जगह पे इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। अब जब फेडरेशन की हम बात करते हैं ना, इधर ही एक साथ पैरेलल प्रिंसिपल आप लोग देख लें, दैट इज बाइकैमरलिज्म। आगे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे इन डिटेल की क्या मसले क्या है। बाइकैमरलिज्म की जब बात होती है, ठीक है, तो फेडरेशन और बाइकैमरलिज्म ना ऑलवेज पैरेलल चलते हैं। क्यों पैरेलल चलते हैं? बाइकैमरलिज्म इसलिए होता है कि दो हाउसेस हों, पर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। और लोअर हाउस ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है। अब जस्ट इमेजिन कि एक हाउस है, एक एक मुल्क के अंदर एक हाउस है जो कि पॉपुलेशन के ऊपर है, तो फिर उसमें अगर पॉपुलेशन की रेशो ये है, तो फिर तो बलूचिस्तान कभी भी पंजाब को compete ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमेशा पंजाब की मेजोरिटी होगी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन मेजोरिटी में। तो इन सच सर्कमस्टांसेस हम लोग एक फेडरेशन में बाइकैमरलिज्म इसलिए रखते हैं कि एक अपर हाउस हो विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। मतलब डिस्पाइट कि किसी की ज्यादा पॉपुलेशन है, किसी की कम पॉपुलेशन है, एवरी प्रोविंस शुड हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द अपर हाउस, ठीक है। तो ये एक डिबेट है, दैट इज देयर, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्लियर कर दिया। देन माइनॉरिटी राइट्स, ऑब्वियसली कायदे आजम की अगर कोटेशन आप लोगों ने ऐड करनी है कर लीजिएगा कि माइनॉरिटीज को मुकम्मल राइट मिले। देन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्लियरली कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया गया। यहाँ पे एक एक चीज डिस्कशन में ले आते हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। हम अक्सर सुनते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का क्लियरली मतलब होता है कि जी आपकी लेजिस्लेचर, आपकी एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी, ये आपके 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, ठीक है। इनकी पावर सेपरेटेड होनी चाहिए और इसी का एक पैरेलल सिस्टम है, दैट इज चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। व्हिच सेज कि इसका इस पे चेक हो, इसका इस पे हो, इसका इस पे हो, इसका इस पे हो, ठीक है। तो ये जो एक डिबेट है, ये इसको क्लियरली मेंशन किया गया था आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कि हम विल मेक श्योर कि आपकी जुडिशरी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट। अब इसमें आगे जाके हम डिबेट करेंगे कि ऐसा है भी या नहीं है। सर आप चैट में मैसेजेस लिखते हैं, आई विल कीप वाचिंग इन बिटवीन। वॉइस कट हो रही है, अभी भी कट हो रही है। ओके वेट। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? ठीक है। सो इन केस इशू आता है तो फिर कोई हैंड रेज कर दे ताकि मुझे आइडिया हो। ओके, तो सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात कर रहे थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर नॉमिनेट मेंशन किया गया ताकि ये मेक श्योर किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में सेपरेट हो। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इस पे हम एक डिबेट करेंगे कि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की फ्यूजन भी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। विल डायरेक्टली कम टुवर्ड्स आपका 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच इज योर वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपकी ये चीजें मैटर नहीं करती। 234 आप लोगों ने याद करना, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोगों का जो कंट्री का नेम है दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1962 में जाके वो कंट्री का नेम हो जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये हम इसको डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटीज क्या है, जिसमें हमें हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेके एम्बिग्विटी हमेशा से है कि कभी हम इस्लामिक रिपब्लिक बन जाते हैं, कभी हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाते हैं, और 73 में दोबारा हम इस्लामिक रिपब्लिक बन जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन
तीन के तीन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के तौर पे रहा है। हाउएवर इन 1973 आपकी एट्थ अमेंडमेंट में आर्टिकल 2A के तौर पे इसको सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है। ठीक है। देन कम्स ये फ्लेक्सिबिलिटी। ये बट ये कहने को एक छोटा सा लफ्ज है फ्लेक्सिबिलिटी, बट इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना भी उतना ही जरूरी है कि फ्लेक्सिबल होना या कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होने से क्या मुराद है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो आपकी ना दो चीजें होती हैं, एक होती है लॉ मेकिंग, लॉ, एक होती है अमेंडमेंट। ठीक है। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ मेकिंग और आपकी अमेंडमेंट का प्रोसीजर सेम है, ठीक है, इट मींस कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज फ्लेक्सिबल, क्योंकि अमेंडमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्ट्रक्चर कर रहा होगा। लॉ इज जस्ट अ लॉ दैट कैन बी चेंज्ड। फिर वॉइस का इशू आ रहा है। माइक का इशू कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। Is it fine now? अभी क्लियर है? ठीक है, ओके, परफेक्ट। ठीक है। सो हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी लिखने से आपको नंबर नहीं मिलते, आपको एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेसिकली ये है कि आपका जो लॉ मेकिंग और अमेंडमेंट का अगर प्रोसीजर सेम है किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इट मींस के वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर आपकी लॉ मेकिंग का प्रोसीजर डिफरेंट है और आपकी अमेंडमेंट का प्रोसीजर डिफरेंट है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड वन। फॉर एग्जांपल, अगर आज के दिन हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसकी रीजन ये है कि लॉ मेकिंग आपकी सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है। ठीक है। लॉ मेकिंग आपकी सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है, लेकिन आपकी जो अमेंडमेंट है उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है। सो दैट इज व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इज रिजिड। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज नॉट रिजिड, दैट वाज फ्लेक्सिबल। उसमें लॉ मेकिंग और आपकी जो अमेंडमेंट थी वो सेम सेम प्रोसीजर से होती थी। ठीक है। देन वी हैव डिस्कस्ड के आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने पाकिस्तान को फेडरेशन डिक्लेयर कर दिया था, जिसको एज इट इज हमने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंप्लीमेंट भी किया है कि पाकिस्तान इज अ फेडरेशन। ठीक है। मूविंग ऑन, आपका 90 अभी हमने डिस्कस किया बाइकैमरलिज्म और बाइकैमरलिज्म को हमने डिस्कस कर लिया। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ यूनिकैमरल सिस्टम। ठीक है। अब नाउ दिस इज एन एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्यों है? क्योंकि फेडरेशन शुड ऑलवेज बी कॉम्पोनेंट बाय बाइकैमरलिज्म। यूनिकैमरलिज्म फेडरेशन हो नहीं सकती। ठीक है। अगर यूनिकैमरलिज्म है, इट इज अगेन यूनिटरी सिस्टम। क्योंकि फेडरेशन ने सारी पावर्स तो एक बॉडी में डाल दी है। ठीक है। अगर आपके अनइक्वल प्रोविंसेस हैं, विच वाज द केस इन पाकिस्तान, विच हैज बीन द केस इन पाकिस्तान, तो यूनिकैमरलिज्म वाज एन एम्बिग्विटी। ठीक है। इसी वजह से आपको आगे जाके मसले भी नजर आते हैं। 62 में भी सेम चीज प्रैक्टिस की गई थी, जिसकी वजह से हमें 1971 में आके हमें सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान देखने को मिलती है। ठीक है। अब यूनिकैमरलिज्म एक मसला था हमारे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली इसी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक वन यूनिट सिस्टम भी दिया गया था। ठीक है। आप लोगों को शायद ये नाम सुना हो। इसमें किया क्या था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। 91 यूनिट में हुआ ये था कि 1955 में ये आया था। अब मसला ये था कि आपके पाकिस्तान के दो पार्ट थे, दो विंग्स थे। एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। अब वेस्ट पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो वेस्ट पाकिस्तान में हमारे पास ये सारे प्रोविंसेस थे, पंजाब वगैरह वगैरह। ठीक है। और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाल था। ठीक है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन वाज अराउंड 56%। ठीक है। और यहाँ पे पॉपुलेशन वाज अराउंड 44%। ठीक है। अब जस्ट टू क्रिएट एन इक्वेलिटी, ठीक है, इस पूरे वेस्ट पाकिस्तान को वन यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया, वन यूनिट। और इस वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान को भी वन यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। और आपका जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सबसे बड़ी गिफ्ट मिला इन द फॉर्म ऑफ के जो यूनिकैमरल सिस्टम था ना, यूनिकैमरल सिस्टम।
उसमें एक हाउस था आपका जो कि था 310 लोगों पे, ठीक है। 310 में से आपके पास, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 310 में से आपके पास 150 प्लस 5 और 150 प्लस 5, ये थी वुमेन की सीट्स, ठीक है, ये थी जनरल सीट्स। सो इन पॉपुलेशन इन दोनों यूनिट्स की बराबर नहीं थी, बट वन यूनिट स्टैब्लिश करके यूनिकैमरल सिस्टम में उनको इक्वालिटी की बेसिस पे आपने एक हाउस बना दिया, ठीक है, विच वॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ईस्ट पाकिस्तान, और इस वजह से उन्होंने रिटेलिएट भी किया, ठीक है। सो ये आपका 1956 का हाउस का स्ट्रक्चर है, 150 प्लस 5, 155 प्लस 5 और 310 टोटल मेंबरशिप, ठीक है। मूविंग ऑन, आपका 1956 का सिस्टम वाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये हमने डिस्कस कर लिया कि ये वन यूनिकैमरल है, पार्लियामेंट है एक। बट इसमें एक मसला था, कोई इलेक्शन नहीं था, उर्दू और बंगाली को आपने लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर दिया था, और चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम था तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे। प्रेसिडेंट नॉमिनल था, प्राइम मिनिस्टर आपके पास चीफ एग्जीक्यूटिव था, ठीक है। So this is about 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज ब्रीफली एन इंट्रोडक्शन ऑफ 56 का कॉन्स्टिट्यूशन। इतना आपको पता होना है जरूरी, ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। और ये मैंने आपको बता दिया कि टू विंग्स किस तरह स्टैब्लिश हुए होते हैं। क्विकली आगे चलते हैं 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को अब हमने इन कंपैरिजन टू 1956 देखना है। हमारी सीट ये इसकी आर्टिकल्स 250 हो गए, डज नॉट मैटर। अब यहाँ पे हमें आ रही है हमारी आइडियोलॉजिकल एम्बिग्विटी, ठीक है, कि हमने नाम चेंज कर दिए। यहाँ पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म बाय अयूब खान, ठीक है, अयूब खान का थोड़ा सा टिल्ट टुवर्ड्स वेस्ट था, तो उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम चेंज करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज इट इज प्रीएम्बल के तौर पे ऐड कर दिया गया। रिजिडिटी की हमने डिस्कशन कर ली है कि दिस टाइम अराउंड 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, कि लॉ मेकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अमेंडमेंट, ठीक है। सो दिस इज देयर। देन फेडरेशन को एज इट इज मेंटेन किया गया। दिस वन प्रिंसिपल फेडरेशन का वो प्रिंसिपल है दैट हैज रिमेन्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इस पे डिबेट की जा सकती है कि फेडरेशन पाकिस्तान की कैसी है, टिल्टेड टुवर्ड्स आपका सेंटर है। फेडरेशन क्या पाकिस्तान की प्रैक्टिकल फेडरेशन है भी, अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल है, इन प्रैक्टिस क्या है। सो ये डिबेट हम आगे जाके भी करते हैं जब हम अमेंडमेंट्स पे आएंगे ना। 18th अमेंडमेंट का जो सबसे बड़ा कंसर्न है दैट रिवॉल्व्स अराउंड दिस फेडरेशन का सब्जेक्ट, कि पाकिस्तान को फेडरेशन कहने से पाकिस्तान फेडरेशन नहीं बनती, पाकिस्तान को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, आपका यूनिकैमरलिज्म को एज इट इज इसमें भी इंप्लीमेंट किया गया विद स्लाइट डिफरेंस, कि अब की बार वो सीट्स को चेंज करके, जो पहले फॉर्मेशन थी उसको चेंज करके आपने 156 कर दी, ठीक है, जिसमें से आपके पास टोटल 75 प्लस 3 और 75 प्लस 3, ठीक है, ये सीट की फॉर्मेशन आ गई, और इसमें 3 सीट्स फॉर वुमेन है। बाकी सारी चीजें एज इट इज है। वन यूनिट सिस्टम इज स्टिल देयर, 1955 में ये आया था, और एंड इट रिमेन्ड देयर टिल सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। अब हमने अभी डिस्कस किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया था अयूब खान ने। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसमें आया पाकिस्तान को पहली दफा प्रेसिडेंशियल, हाँ, इस पे भी डिबेट है कि वेदर इट वाज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन प्रैक्टिस और नॉट, या फिर ये एक डिक्टेटोरियल किस्म का सिस्टम था। सो दिस डिबेट इज स्टिल देयर, ठीक है, बट अल्टीमेटली इट वाज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें नो मेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया था, एंड प्रेसिडेंट वाज द कंप्लीट अथॉरिटी इन द कंट्री। देन मूविंग ऑन, इलेक्शन, एक इलेक्शन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसको बड़ा फेमसली वी कॉल इट एज बीडी सिस्टम, जिसमें 80,000 आपके बीडीज थे, 40 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, 40,000 फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और अगेन लैंग्वेजेस को एज इट इज उर्दू और बंगाली दोनों को नेशनल लैंग्वेजेस कंसिडर किया गया था, ठीक है। सो यहां तक हमारे दो कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, 1956 का और 1962 का। अब हम आते हैं एंड नाउ वी विल डिस्कस आपका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिकली यहां से हमारी डिबेट शुरू होती है, आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट हो रहा है, पीछे आपको ओवरव्यू सिर्फ एक मिला। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो आज के दिन तक हमारे मुल्क में नाफिज है। बट इसमें ऑब्वियसली अमेंडमेंट्स हो रही हैं मल्टीपल, आज तक 27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं इसमें, एंड वी विल डिस्कस के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 18th अमेंडमेंट, अभी आज के लेक्चर में हम 17th अमेंडमेंट तक जाएंगे,
एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम 18th अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। ओके, सो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ये तब आता है जब हमारे पास पिछले दो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गए हैं और अल्टीमेटली ईस्ट पाकिस्तान हमारे पास सेपरेट हो गया है और बांग्लादेश बन गया। ठीक है, एक रियलाइजेशन आ गई है कि हमें थोड़ी सी चीज़ों को रिफॉर्म करने की जरूरत है। और रिफॉर्म किस तरह किया जाता है कि हम अल्टीमेटली, ये 180 वाला आप लोग याद रख लें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को याद रख लें आप लोग दोबारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल में फिर ऐड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। यहाँ पे एक रियलाइजेशन ये आती है कि फेडरेशन के साथ पाकिस्तान को बाय कैमरल सिस्टम भी बना दिया गया है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कि बाय कैमरल सिस्टम अल्टीमेटली रियलाइजेशन आई है जो कि पहले आ जानी चाहिए थी, कि बाय कैमरल सिस्टम बनाया आपने। बाय कैमरल से हुआ ही है कि आपके जो प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के, इनकी सेनेट में अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन आ गई। ठीक है, ये इसका बेनिफिट हुआ है। और आपने अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फेडरेशन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है इधर आके 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आके आपने वन यूनिट को अबॉलिश कर दिया, ऑब्वियसली आपकी मजबूरी थी, आपने करना था। आपने फिर वापस पार्लियामेंट्री सिस्टम को आपने दोबारा, 62 में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया था और 73 में आपने दोबारा पार्लियामेंट्री सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब इस पे अगेन डिबेट होगी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आगे जाके फिर आपके पास 8th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंशियल हो जाएगा, 13th में फिर वो पार्लियामेंट्री हो जाएगा, 17th में फिर वो प्रेसिडेंशियल हो जाएगा और 18th में फिर वो पार्लियामेंट्री हो जाएगा। ये पाकिस्तान के मसले रहे हैं हमेशा से। तो विल ब्रीफली डिस्कस दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज कि आपका जनरल इलेक्शन होगा। बीडी वाला सिस्टम खत्म करके जनरल इलेक्शन आ गया। ठीक है, आपका उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, प्रेसिडेंट आपका नॉमिनल हो गया और प्राइम मिनिस्टर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने जब ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को की बात की है तो हम लोगों को ना कुछ क्लैरिटीज आई है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हमेशा से रही हैं, ये वाली, जिसमें आपकी डिबेट ऑन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, आपकी इस्लामिक आइडियोलॉजी, आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स की डिबेट, आपकी फेडरलिज्म और क्वाज़ाई फेडरेशन की डिबेट, यूनिकैमरलिज्म और बाईकैमरलिज्म की डिबेट रही है। मतलब आज तक हम डिसाइड नहीं कर पाए, आज तक ये डिबेट है कि पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए। इस्लामिक आइडियोलॉजी पे हम कभी कुछ नाम रख लेते हैं, कभी कुछ रख लेते हैं। आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। ठीक है, देन सेपरेशन ऑफ पावर्स में अगेन आपकी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी अमेलगमेटेड है। जुडिशरी कभी इंडिपेंडेंट हो जाती है, कभी ओवर पावर हो जाती है, कभी एक्सरसाइज कर रही होती है एक्स्ट्रा पावर्स, और कभी बिल्कुल ही उसकी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जो कि डिबेट चल रही है। देन आपकी फेडरेशन और कॉज फेडरेशन की एक डिबेट है, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमेशा लिख देते हैं फेडरेशन, बट आप प्रैक्टिस में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरलिज्म ले आते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को फेडरेशन के पास रखते हैं, सेंटर के पास रखते हैं। ठीक है, तो ये एक डिबेट स्टिल देयर। फिर यूनिकैमरलिज्म और बाइकैमरलिज्म की डिबेट हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। यहां तक आपको अगर बात समझ आ गई है तो फिर हम एक दफा ना 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, जो सेलियंट फीचर्स हैं, एक दफा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्टेट रिलीजन हमने बता दिया, इस्लाम आपका आर्टिकल 2 बताता है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगेन द पर्पस ऑफ राइटिंग दीज थिंग्स इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आप लोग अगर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पेपर में इनकलकेट नहीं करेंगे, आपको एग्जामिनर कम नंबर देगा। एक पहली बात। दूसरी बात, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, आपकी डिबेट जो होनी चाहिए इट शुड बी एकेडमिक, और एकेडमिक डिबेट के लिए आपका सबसे बड़ा जो वेपन है ना, जो टूल है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज 26th अमेंडमेंट या 27th अमेंडमेंट या 18th अमेंडमेंट या एनएफसी अवार्ड या न्यू प्रोविंसेस। इन क्वेश्चंस को अगर आप वो सोशल मीडिया के नैरेटिव से लेके चलेंगे ना, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगर आप इसको एकेडमिकली लेके चलेंगे, 26th अमेंडमेंट के प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, आप 27th अमेंडमेंट के प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, 18th अमेंडमेंट के प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, रादर देन के एक साइड को पकड़ के आप बिल्कुल ही बाइस्ड हो जाएं। इट इज बेटर कि आप लोग इन इन अंडरस्टैंडिंग, इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले लें और फिर उसको आप एक एकेडमिक डिबेट के तौर पे अपने पेपर में प्रेजेंट करें। So this is how you are going to do it, use by using these articles.
ठीक है, आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने बता दिया, सब्सटेंटिव पार्ट बनी आपकी आर्टिकल 2A ऐड हुआ इन 8th अमेंडमेंट। देन आपके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जी, आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक। सो ये सारे आर्टिकल्स हुए हैं जो कि बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। अगेन इस पे डिबेट आप लोग बाद में कर लें कि वेदर हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या लूप होल्स क्या है, इस तरह की सारी चीजें आप डिस्कशन में लेकर आ सकते हैं, बट दोज डिस्कशंस शुड बी एकेडमिक। ठीक है, मूविंग ऑन, आपका आर्टिकल 29 से 40 तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज हैं, जिसमें आपकी स्टेट के लिए कुछ पॉलिसीज मेंशन है कि इसको क्या करना चाहिए। इसके लिए इनमें फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में फर्क ये है कि ये जुडिशियबल है, और इनमें फर्क ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जुडिशियबल नहीं है, जुडिशरी इन पे एक्शन नहीं ले सकती। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे जुडिशरी एक्शन ले सकती है। देन आपके आर्टिकल 62 63 अगेन आपकी 8th अमेंडमेंट में ये जो ऐड हुए क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, देन आर्टिकल 63A, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो डिबेट रहती है ओवर डिफेक्शन क्लॉज, कि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं दे चेंज देयर लॉयल्टीज, ये आपका 14th अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, इसको हम हल्का सा आगे डिस्कस करते हैं। देन आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आर्टिकल 91, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 95, लोकल गवर्नमेंट, ये आर्टिकल 18th अमेंडमेंट में ऐड हुआ। आज के दिन इस पे भी डिस्कशन है कि क्या इसमें चेंजेस की जरूरत है, क्या इसमें क्लैरिटी देने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, फिर आपकी सच वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ, ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दो लिस्ट थी, लिस्ट सिस्टम। ठीक है, एक थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और एक थी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट भी आगे दो में डिवाइडेड है, आपकी FL1 FL2 में। ठीक है, इसको हम एक दफा देख लेते हैं। 18th अमेंडमेंट में हम इसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में कॉन्करेंट लिस्ट को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। तो आपकी जो लिस्ट है, टू लिस्ट हैं इन थीम। ठीक है, प्री 18th अमेंडमेंट, एक थी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और एक थी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, आपकी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी वो भी आगे दो में डिवाइडेड थी, FL1 एंड FL2। ये आपकी जो FL1 है ये कंप्लीटली सेंटर के कंट्रोल में, इन 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 सब्जेक्ट्स पे सेंटर लेजिस्लेशन करता है। और FL2 पे आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, अभी ये हम डिस्कस करते हैं कि ये आर्टिकल 153 4 5 के अंडर ये फॉर्म की गई हुई है। ठीक है, और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट थी जिसपे ये लोग आपस में करते थे, बट अब 18th अमेंडमेंट के बाद इसको खत्म कर दिया गया और इसके सारे सब्जेक्ट्स या तो इधर डाल दिए गए हैं या इधर डाल दिए गए हैं, और रेजिडुरी पावर्स आपकी दे दी गई हैं टू द प्रोविंसेस। ठीक है, सो ये आपका 142 पे आपकी लेजिस्लेटिव लिस्ट आ गई। अब ये CCI की जो मैं आपको बात कर रहा था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका कॉमन इंटरेस्ट 8 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, आपके 8 मेंबर्स में एक प्राइम मिनिस्टर है और तीन लोग नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैं, और 4 आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं। सो ये 8 मेंबर की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जिसका काम क्या है, सेंटर और प्रोविंस के बीच में कंसेंसस डेवलप करना, प्रोविंसेस के बीच में कंसेंसस डेवलप करना। और दूसरा काम इसका क्या है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 को डील करना, इसके इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना FL2 से रिलेटेड, वो CCI आपकी डील करती है। आगे चलते हैं, फिर आपकी है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, आपकी ये भी एक बॉडी है जो कि आपकी इकोनॉमी के लिए फॉर्म की गई है आर्टिकल 156 में। फिर आपका एक और आर्टिकल 160 जो आपकी शेयरिंग है बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंटर, इसके लिए जो आपकी आर्टिकल है दैट इज 160। इसमें आपको कैटेगोरिकली 163A में लिखा हुआ है कि 7th NFC अवार्ड में जो चीज थी, जो भी शेयर प्रोविंसेस को दिया गया उससे कम नहीं होगा। ठीक है, इसकी आजकल डिबेट भी चल रही है कि NFC को चेंज कर रहे हैं, सेंटर के पास रिसोर्सेज कम है। तो ये सारी जो डिबेट्स हैं, ये दीज डिबेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन को समझे बगैर इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप लोग एक एकेडमिक डिबेट कर सकें। ठीक है, मूविंग ऑन, आर्टिकल 175, आर्टिकल 175A और आर्टिकल 184 5 6, ये तीन ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि डायरेक्टली आपकी जुडिशरी के साथ डील कर रहे हैं, और ये ही वो आर्टिकल्स हैं जो कि आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। आपकी जो 27th अमेंडमेंट आई है, जो आपकी पिछले साल 26th अमेंडमेंट आई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद 18th अमेंडमेंट में भी 18th अमेंडमेंट, आपकी 19th अमेंडमेंट,
ये सारी जो अमेंडमेंट्स हैं इनमें 175 175A, इस पे 175 पे तो हर अमेंडमेंट पे डिस्कशन हुई है, ठीक है। 18th में हुई है आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे, 19th में फिर वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिफॉर्मेशन हुई थी, 18th में भी हुई थी, 26 में भी हुई है। तो ये दीज आर्टिकल्स आर आज के दिन में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। आपको पता होगा, अब जब हम अगले लेक्चर्स में 18th 26th और 27th अमेंडमेंट को कवर करेंगे, देन इट विल मेक सेंस फॉर यू कि आपकी क्या हिस्ट्री है क्या। और आपने डायरेक्टली इस तरह आपने जाके ब्लेटेंटली किसी इंस्टीट्यूशन को उड़ाना नहीं होता, आपने बड़ा एकेडमिकली आंसर करना है कि जी 26th अमेंडमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो आप 26 अमेंडमेंट को एकेडमिकली बताएंगे, देखिए जी हमारी हिस्ट्री में जुडिशरी के ये मसले आ रहे थे जिसकी वजह से 26 अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। हाँ, ये आपने पॉजिटिव साइड दे दी, बट नेगेटिव साइड भी दें, बताएं कि जी अब पॉलिटिसाइजेशन हो गई है, ठीक है। लेकिन आप सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात करें कि जुडिशरी आपकी ओवर एक्सरसाइज कर रही थी अपनी पावर्स। तो दिस इज हाउ एन एकेडमिक डिबेट शुड लुक लाइक। आप जाके ब्लेटेंटली अगर एक अमेंडमेंट को बिल्कुल क्रिटिसाइज कर देंगे विदाउट एनी लॉजिकल आर्गुमेंटेशन, तो एग्जामिनर आपको फेल भी कर देगा, ठीक है। तो डू कंसिडर दीज थिंग। देन आपका भी हमने अमेंडमेंट की जो बात की, आर्टिकल 239 टॉक्स अबाउट दैट। और आपकी आर्टिकल 243 44 45 आर्म फोर्सेस का, ये जो आजकल फिर अगेन टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, जो कि रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है। ये थी आपकी जी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लास्टली डिस्कस करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में कौन कौन सी अमेंडमेंट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं और उससे कैसे आपका सिस्टम इवॉल्व किया है, ठीक है। सो हमने 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है तो हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि जी पाकिस्तान फेडरेशन है, पाकिस्तान पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पाकिस्तान बाइकैमरल है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। अब आपकी जो मेजर सबसे मेजर और सिग्निफिकेंट आपकी हैं अमेंडमेंट्स, उसमें सबसे पहले आती है एट्थ अमेंडमेंट, ठीक है। एट्थ अमेंडमेंट आई थी जी 1985 में। इसको लेके आए थे जनरल जियाउल हक, ठीक है। और उन्होंने एट्थ अमेंडमेंट में आपके सिस्टम को कंप्लीटली रीवैम्प कर दिया था। रीवैम्प किस तरह कर दिया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से उठा के इसको तकरीबन प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया था, ठीक है। और इसको आप डिक्टेटोरियल भी कह सकते हैं, अथॉरिटेरियन सिस्टम बना दिया था। कैसे? आपका जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। आपका प्रेसिडेंट जो होगा वो आर्टिकल 58 2B, वेरी नोटोरियस आर्टिकल, ठीक है, के तहत आपकी असेंबली को डिसॉल्व कर सकता होगा, ठीक है। देन आपकी जो प्राइम मिनिस्टर है, इनफैक्ट हम इसको नीचे ले जाते हैं इधर साफ जगह पे जरा। अच्छा, सो एट्थ अमेंडमेंट में आपका तकरीबन पार्लियामेंट्री से सिस्टम प्रेसिडेंशियल की तरफ चला गया, सेमी प्रेसिडेंशियल इसको कह दें, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा सारी, ठीक है। तो ये आपका एट्थ अमेंडमेंट ने पूरे का पूरा डिसॉल्व का आर्टिकल आपने याद रखना है, क्योंकि ये 58 2B आपका अगले 50 साल की तारीख में, ये 40 साल की तारीख में तो एटलीस्ट ये चलने वाला है, ठीक है। देन आपके पास एट्थ अमेंडमेंट आती है जो कि पूरे का पूरा सिस्टम रिवैम्प करती है, और उसके बाद आपके पास एक डेकेड ऑफ इंस्टेबिलिटी आती है जो कि 90s की डेकेड है, जिसमें आपके पास बेनजीर पहले 98 में बन के 90 में वो उनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व की जाती है। 90 से आगे 93 तक नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रहती है, वो डिसॉल्व होती है। 93 से आगे 96 तक फिर बेनजीर साहबा की गवर्नमेंट रहती है, वो डिसॉल्व होती है। और लास्टली 96 से 96 कह रहा हूँ 97 से 99 तक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती है, वो फिर अल्टीमेटली जाके खत्म हो जाती है। सो ये एक अमेंडमेंट का नतीजा इतना लंबा था, ठीक है। देन आपके पास इस अमेंडमेंट को काउंटर करने के लिए नवाज शरीफ साहब के इस टेन्योर में, ये जो दूसरा टेन्योर था ये उनका टेन्योर था बाय 2/3 मेजोरिटी वाला, ठीक है। इस टेन्योर में उनके पास वो 13th अमेंडमेंट लेके आते हैं, ठीक है। 13 अमेंडमेंट में वो आर्टिकल 58 2B को खत्म कर देते, ठीक है। और आपके पास सिस्टम बैक टू पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जाता, ठीक है। ये इसकी मेजर एक डिबेट है। देन मूविंग ऑन, आपके पास
अगेन जब मुशर्रफ साहब आते हैं 1999 में, तो 2003 में आपके पास, सॉरी, यहाँ पे एक और अमेंडमेंट भी आप देख लें, 14th अमेंडमेंट भी आती है। ये जो 63A है, डिफेक्शन क्लॉज वाली, ये इस टेन्योर में आई थी, ठीक है। उसके बाद आगे चल रहे हैं, 2003 में मुशर्रफ साहब 17th अमेंडमेंट ले आते हैं, ठीक है। और अगेन 58(2)B वाला आर्टिकल ऐड होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑलमोस्ट बन जाता है। और लास्टली आपके पास यहाँ पे ये जाके चीज 2010 में आपके पास 18th अमेंडमेंट आती है, जिसमें आपके पास सिस्टम अल्टीमेटली पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। आपके पास 58(2)B को कंप्लीटली खत्म किया जाता है। अब ये एक रेफरेंस डेवलप हो गया ना। जब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 18th अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब आपको क्लैरिटी में आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ बात करेंगे। आप बताएंगे कि जी जुडिशरी में क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। आपके 18th अमेंडमेंट ने 4-5 सब्जेक्ट्स को चेंज किया, आपकी जुडिशरी को चेंज किया, आपकी सिस्टम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को शेप किया, ठीक है। उसके बाद आपके सेंटर प्रोविंस के रिलेशन को चेंज किया, ठीक है, जिसमें आपकी फेडरेशन की डिबेट आएगी। आप बताएंगे कि पाकिस्तान की फेडरेशन के मसले ये रहे हैं कि सारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स मोस्टली फेडरेशन के पास रहते थे, ठीक है। फिर आपकी प्रेसिडेंट की पावर्स को किस तरह कर्टेल किया, ठीक है। फिर आपके सोशो इकोनॉमिक चेंजेस क्या किए, जैसे फॉर एग्जांपल सोशो इकोनॉमिक में आपके पास आर्टिकल 25A, 10A, 19A, ये जो सारी चीजें ऐड हुई हैं, ये सारी डिबेट 18th अमेंडमेंट की। अब आपको जब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे, विल डू इट ऑन वेडनेसडे, तो आपको क्लियरली समझ आएगी। आगे चलते हैं। इसके बाद आपकी 18th अमेंडमेंट के अलावा जो छोटी छोटी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हैं, 18th अमेंडमेंट आती है तो 19th उसके फौरन बाद इसमें हमने जुडिशरी की जो बात की है, इसमें जेसीपी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन को चेंज किया जाता है, जुडिशरी की पावर्स को थोड़ा सा रोका जाता है। तो जुडिशरी इस पर रिटेलिएट कर देती है और जुडिशरी इवन पूरी की पूरी अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने की धमकी देती है, जिसके नतीजे में 19th अमेंडमेंट भी 2010 के अंदर ही आती है और जेसीपी की फॉर्मेशन को 7 मेंबर से चेंज करके 9 मेंबर्स का कर दिया जाता है, ठीक है। आगे चलें। फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आती है, 21st अमेंडमेंट, ठीक है। ये आती है 2015 में, आफ्टर एपीएस अटैक, जिसमें आपके पास मिलिट्री कोर्ट्स को मिलिट्री कोर्ट्स को 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए अलाउ कर दिया जाता है। अगेन यही अमेंडमेंट 23rd अमेंडमेंट 2017 में आती है, जिसमें सेम चीज को सनसेट क्लॉज को, ये सनसेट क्लॉज होती है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज रहे, ठीक है। देन आपके पास ये आ गई 23rd अमेंडमेंट, और 24th आपकी आती है आपके सेंसस के बाद, जो आपकी पार्लियामेंट की फॉर्मेशन को चेंज करती है, ठीक है। और 25th अमेंडमेंट आपकी आती है ऑन मर्जर ऑफ फाटा, ठीक है। और फिर आपके पास लास्ट 2 अमेंडमेंट्स हैं, 26th, जो कि पिछले साल आई है 2024 में, विच इज अ जुडिशियल पैकेज, ठीक है। इसमें जुडिशरी को लेके बहुत सारी चीजें चेंज की गई थी। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाता है, ठीक है। आपका जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन चेंज की जाती है, उसके अलावा एनवायरमेंटल की चीजें कुछ ऐड की जाती है, उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर की बात होती है। तो इस तरह काफी चीजों में डिस्कशन होती है। एंड द रीसेंट वन इज 27th अमेंडमेंट, ठीक है, जो कि अभी इसी वीक आई है। So this is all about the constitutional history of Pakistan. Constitutional history of Pakistan के बगैर आप किसी भी अमेंडमेंट पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की डिस्कशन नहीं की और आपने ब्लेटेंटली किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को उड़ा दिया एग्जांपल्स के बगैर, केस स्टडीज के बगैर, सो इट वुड बी अ ब्लेंडर। तो द पर्पज ऑफ गिविंग दिस लेक्चर एज एन ओरिएंटेशन लेक्चर इज कि आप लोग इवन अगर आप फ्यूचर में कहीं पे भी कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो आप लोगों के पास ये एक पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान।